हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास के लिए मैथ, जिसका पहला चैप्टर है समुच्च। उसको इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। इससे चालू करने से पहले अगर मेरे प्यारे साथी वो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक ढंग से बताया जाएगा कि आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत ना होगा। तो आज की जो वीडियो होने वाला है, आज का मैराथन क्लास यानी उसके बेसिक के बारे में हम लोग चलेंगे। अगर आप बेसिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है छुट्टियों में ऐसे ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ती है। समुच्च आखिर होता है क्या? आखिर हम इसे मैथ में क्यों पढ़ते हैं? इसे गणित में क्यों जरूरत पड़ी? आखिर समुच्च का सही शब्द क्या है? समुच्च को आखिर हम पढ़ते क्यों? तो चलिए इसी के लिए हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, समुच्च, इसको इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। ओके, इसमें क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। यानी समुच्च जो होता है, जानते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कौन है? समुच्चय। ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, आप समझिए कि सुपरिभाषित है क्या। देखिए, सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती हैं, परंतु एक विशेष गुण वाली होती है। अब थोड़ा सा आप संग्रह समझिए। संग्रह क्या होता है? आप कभी मार्केट गए होंगे, बाजार गए होंगे, आप वहां पर क्या कोई वस्तुएं खरीदते हैं, तो देखिएगा, अगर वस्तु कुछ और टूटने फूटने वाला है, जैसे आजकल लेडी जो होती है चूड़ी, बात आप लोग चूड़ी समझते होंगे, जो चूड़ी होता है, और अगर उसी में उनको सब्जी लेकर जाना हो तो चूड़ी को वो अगले एक अलग थैली मिलेगी और जो सब्जी रहेगा उसको अलग थैली मिलेगी। क्यों? जानते हैं, जो चूड़ी है वह सब्जी के भार से वो फूट ना जाए, टूट ना जाए, इसके डर से वो क्या करती है? चूड़ी को अलग लेती है और सब्जी को अलग लेती है। यानी संग्रह हो गया, चूड़ी का अलग संग्रह हो गया और वस्तु का यानी जो भी उस सब्जी लेती है उसका अलग संग्रह हो गया। तो संग्रह आप समझ गए कि किसी भी चीज का संग्रह हो सकता है। लड़कों का संग्रह, जानवरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का, आप जितना बोल सकते हो बोल सकते हैं। इतना तो क्लियर नहीं है कि संग्रह का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। संग्रह क्या होता है? किसी भी चीज का समूह होता है। संग्रह का आप बोल सकते हैं समूह भी होता है। इतना क्लियर है? तो देखिए, हमने बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कौन है? समुच्चय। अगर आपसे कोई समुच्चय की परिभाषा बोलने के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि समुच्चय जो होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अगर आपसे पूछ दे कि भैया सुपरिभाषित क्या है, तो अब तो हमारा दिमाग फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, आप यहाँ के इसके साथ साथ इसको भी समझिए कि सुपरिभाषित का जो अर्थ होता है, संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है। देखिए, हमने बताया आज सुपरिभाषित का अर्थ कि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है, परंतु एक विशेष गुण वाली होती है। उसका गुण होना चाहिए। जिसे हमने बोल दिया प्रकृत संख्या का संग्रह। प्राकृत संख्या, उसका गुण है कि भैया प्राकृत संख्या जो होती है एक से गिनी जाती है और अनंत तक जाती है। जिसे हमने बता दिया कि सम संख्या का संग्रह, विषम संख्या का संग्रह, इन सभी संख्याओं का अपना आप में एक गुण है। जिसे हम एक लड़का है, मैं एक लड़का हूं, तो मेरा एक गुण है कि मैं क्या हूं? लड़का हूं। आप भी लड़के होंगे या लड़की होंगे, तो ये आपका गुण है कि आप लड़का या लड़की हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो समूह जो होता है उस परिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। संग्रह क्या? किसी भी चीज का हो सकता है। सुपरिभाषित का अर्थ हमने बताया कि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है, परंतु एक विशेष गुण वाली होती है। इसका क्या होना चाहिए? एक विशेष गुण होना चाहिए। विशेष गुण होना चाहिए। दिक्कत है? अब देखिए, हम बात करते हैं कि आखिर कैसे। तो देखिए, हमने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। इस संग्रह की अंग्रेजी वर्णमाला की कौन सी अक्षर है? स्वर, यानी किसको बोलते हैं? वॉवेल। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन सा है? तो ए है, आई है, ओ है, यू है, ई है, ए आई ओ यू ई, यही 5 गो हमारा स्वर अक्षर है। बाकी सब क्या है? व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर हम व्यंजन की बात किए होते, अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन अक्षर, व्यंजन अक्षर, व्यंजन का क्या अर्थ हो जाता है? कॉन्सोनेंट, यानी बी सी डी एफ, बहुत सारा इसे 21 को है। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन कई गो अक्षर है? तो 21 है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कई गो है? 5 है। ये देखिए इसका गुण है, इसमें ये अपने आप में एक गुण रख रहा है। तो वही होता है सुपरिभाषित, कि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है। देखिए ई अलग है, ए अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है, ई भी अलग है, परंतु इसका एक विशेष गुण है। इसका क्या गुण है? इसका यही गुण है कि यह एक स्वर अक्षर है। इसको देखते हैं तो ये भी क्या है? अपने आप में एक गुण रखता है, परंतु ये भी क्या है? एक व्यंजन अक्षर है। देखिए इसका भी अपना है तो इसका अलग गुण है। तो वही होता है सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि संग्रह में वस्तुएं अलग अलग होती है, परंतु एक विशेष गुण वाला होती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक। समुच्चय समझ गए, सुपरिभाषित का अर्थ समझ गए। अगर हम समुच्चय को पढ़ते हैं तो मैथ में पढ़ते क्यों है? मेन टॉपिक यही है। अगर आप इसे समझ गए तो आपका जो अगला चैप्टर आने वाला है संबंध और फलन, और 12th क्लास में ये संबंध और फलन आपको पढ़ना है, वह बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप ये समझ गए समुच्चय को। तो देखिए हम बात करते हैं जो समुच्चय को मैथ में आवश्यकता पड़ी, गणित में आवश्यकता पड़ी संबंध और फलन चैप्टर को परिभाषित करने के लिए, जो कि हम लोगों का 11th में दूसरा चैप्टर हो जाता है और 12th की पहला चैप्टर हो जाता है। तो देखिए हमने बताया कि समुच्चय को हम गणित में आखिर पढ़ते क्यों है? तो हम लोग संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हम लोग गणित में समुच्चय को पढ़ते हैं। इतना तो क्लियर है कि आखिर मैथ में हम समुच्चय को क्यों पढ़ते हैं, गणित में समुच्चय को क्यों पढ़ते हैं। तो संबंध और फलन जैसे चैप्टरों को परिभाषित करने के लिए हम समुच्चय को परिभाषित यानी समुच्चय को पढ़ते हैं। इतना क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं कि समुच्चय को आखिर हम लिखते किस प्रकार है। तो याद कर रहिएगा कि समुच्चय को हम हमेशा मझोला कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। समुच्चय को हमेशा किस में लिखते हैं? मझोला कोष्ठ में। यानी अब देखिए समुच्चय को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय जो होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के प्राय बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए बी ओ यू वी, यानी बड़े अक्षर होना चाहिए। और देखिए इसके बाद हमने आपको बताया, यहां पर बताना चाहते हैं कि समुच्चय के सदस्य, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय का सदस्य, समुच्चय के सदस्य को समुच्चय का अवयव भी बोलते हैं। तो देखिए समुच्चय के सदस्य, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय दिया है ए बराबर आई ओ यू, ओके ठीक है। तो हमने आपको बताया कि समुच्चय को हमेशा किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और मझोला कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। और देखिए इसमें जो इसको लिखे हैं यही समुच्चय का सदस्य है जी, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें जो भी सदस्य है यानी समुच्चय के जो भी अवयव है उसी को समुच्चय का सदस्य कहते हैं। और समुच्चय के सदस्य यानी समुच्चय हमारा यह समुच्चय का सदस्य हुआ आई ओ यू। तो समुच्चय के सदस्य को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया जी कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से समुच्चय के सदस्य को दर्शाया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को दर्शाते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से समुच्चय के सदस्य को दर्शाते हैं।
और हमने बताया आपको कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और यह भी बताया कि समुच्चय को हमेशा मझोला कोष्ठी के अंदर लिखते हैं। इतना क्लियर है? बात करते हैं, देखिए हम आपके लिए प्रयास लगातार करते रहते हैं कि आपको कैसे समझ में आए। ठीक है, ये प्रयास हमारी तरफ से कि आपको किसी भी समझ में आ जाना चाहिए। आपको मैं लयबद्ध पढ़ाने की चाहता हूं कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं। इतना तो को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय को हमेशा मझोले कोष्ठ में लिखते हैं और समुच्चय के सदस्य को अंग्रेजी वर्णमाला के प्राय छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं आगे की। अब समुच्चय को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए समुच्चय को हम मुख्यतः दो विधियों से लिखते हैं। क्या इसको मैं साफ कर सकता हूं? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से एसएमएस कीजिए या कमेंट करके भेजिए कि भैया हमको इसको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो आपके व्हाट्सएप नंबर उस पर सेंड होना चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके पास पीडीएफ अवश्य पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको साफ करता हूं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर समुच्चय को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं। समुच्चय को लिखने की विधि। जानते हैं समुच्चय को हम लोग मुख्यतः दो विधियों से लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये आपके चैप्टर में बहुत सारा है कि समुच्चय को हमेशा हम कितने विधियों से व्यक्त करते हैं। तो समुच्चय को हमेशा दो विधियों से व्यक्त करते हैं। पहला हो जाता है क्या, रोस्टर रूप, या इसको बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। और दूसरा जिसकी बात करते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि। इतना तो दिक्कत नहीं होगा कि समुच्चय को हम लोग कितने विधि से लिखते हैं। तो दो, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध विधि, और दूसरा हो जाता है समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण विधि। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध विधि क्या है। तो देखिए समुच्चय को व्यक्त करने की वह विधि, समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें अवयवों को अलग अलग कॉमा देकर लिखते हैं, इसी को बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय का रोस्टर रूप या सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि। अब देखिए कैसे, तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई समुच्चय ए है और इसमें अवयव 1 2 3 4 है। ठीक है, तो देखिए हमने बताया कि समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें अवयवों को अलग अलग कोमा देकर लिखते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध विधि। क्लियर है कि समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कोमा देकर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध विधि। इतना तो क्लियर है। अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण विधि। अब देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं कि अब थोड़ा इसका परिभाषा आप लोग समझिए कि समुच्चय को लिखने की वह विधि, क्या हुआ कि समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें अवयवों को उसके गुण के आधार पर लिखते हैं, उसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण या गुण प्रकटीकरण विधि। जैसे आप देख लीजिए, लिखते हैं एक्स सज डेट एक्स एक विषम संख्या है। देखिए
हमने इसको गुण के रूप में व्यक्त कर दिया है कि x such that x एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या क्या होती है आप 11th क्लास में नहीं पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, 9th और 10th में याद करिए कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर पूरा पूरा नहीं विभाजित तो होती है उसी को बोलते हैं विषम संख्या। तो यहां पर बोला जा रहा है कि x such that x एक विषम संख्या है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार भी कि x is 3 5 7 9 11 डैश 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 ये आता ही रहेगा। यानी कि 3 5 7 9 11 कौन सी संख्या है तो आपको पता चलेगा कि विषम संख्या ही है। देखिए हम क्या बताना चाहते थे आपको, इस पर आप क्लियर कीजिए। देखिए रोस्टर रूपी या सारणीबद्ध विधि क्या होता है कि समुच्चय को व्यक्त करने की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को अलग अलग कोमा देकर लिखते हैं उसे समुच्चय निर्माण रोस्टर रूपी या सारणीबद्ध विधि कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण। तो देखिए समुच्चय को लिखने की वह विधि जिसमें अवयवों के गुण को लिखते हैं उसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप या गुण प्रकटीकरण विधि। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा के साथ साथ उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जो समुच्चय के सदस्य होते हैं उनको हमेशा बिलोंग्स टू चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं एपिसाइलम। लेकिन इसको पढ़ते क्या है बिलोंग्स टू, यानी समुच्चय के सदस्य को किसी से प्रदर्शित करते तो बिलोंग्स टू से, और इसका नाम होता है एपिसाइलम।